नमस्कार, मैं बलवीर सिंह, प्रवक्ता बीडी भदौरिया इंटर कॉलेज सहारनपुर। आज आपको कक्षा 9 वाणिज्य विषय के अर्थशास्त्र के भाग का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, कक्षा 9 में वाणिज्य विषय के 4 भाग हैं। उसमें चौथे भाग में अर्थशास्त्र विषय है और इस अर्थशास्त्र विषय के हम अर्थशास्त्र की शब्दावली के बारे में आज अध्ययन करेंगे। बच्चों, अधिगम तथा उद्देश्य इसका क्या है? अर्थशास्त्र विषय में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली के अध्ययन का उद्देश्य छात्रों को शब्दावली की बारीकियों के बारे में जानकारी देना, उनका अध्ययन करना और कराना, जिससे छात्र शब्दावली के अर्थ को और उनके बीच होने वाली बारीकियों के अंतर को समझ सकें। क्योंकि बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कम अंतर के कारण छात्र शब्दों का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसलिए हम प्रत्येक शब्द के अर्थ को अलग अलग जानेंगे और उसको पहचानने की और उसके शाब्दिक अर्थों को जानने का हम प्रयत्न करेंगे। अर्थशास्त्र की शब्दावली में बच्चों, जैसे इच्छा, आवश्यकता, धन, पूंजी, उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, आय, व्यय, बचत, वस्तु और भी बहुत सारे अन्य शब्द हैं जिसके आधार पर अर्थशास्त्र चलता है। उसमें उत्पादन से लेकर के उपभोग तक हम प्रत्येक शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें पहले क्रम में हम इच्छा को देखते हैं। बच्चों, इच्छा क्या होती है? इच्छा से आशय है व्यक्ति बहुत सारी चीजें आम जीवन के आधार पर देखता है, आम जीवन में उनको प्राप्त करने की कोशिश करता है या इच्छा जाहिर करता है। वो उनको प्राप्त करने की हिम्मत रखता है। उसके पास उसको प्राप्त करने के लिए धन है या धन नहीं है, इस बारे में उसको जानकारी नहीं होती, लेकिन वह अमुक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करता है। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है। यह का मतलब इच्छा एक मानवीय प्रवृत्ति है। मनुष्य जिस वस्तु और संपत्ति को देखता है, उस वस्तु और संपत्ति को ग्रहण करने, प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मनुष्य सड़क पर चल रहा है और सड़क पर चलते चलते उसने अपनी किसी कार से अपने उच्च लेवल की कार को देखा और प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या उसके पास उस धन, उसको क्रय करने का धन है या नहीं है? अगर धन है और धन को खर्च करने की इच्छा नहीं है, तब भी वह मात्र केवल इच्छा रह जाती है। उसके लिए उसके पास कीमत चुकाने के लिए धन है या नहीं है, लेकिन वह वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति को अर्थशास्त्र में इच्छा कहा गया है। बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इच्छाएं कैसी होती हैं? इच्छाएं असीमित होती हैं। अर्थात हम किसी भी चीज को इच्छा ग्रहण कर सकते हैं। उसकी हैसियत के बारे में, उसकी आवश्यकता के बारे में हमारे को जानकारी नहीं होती, इसलिए इच्छाएं असीमित होती हैं।
अगला पॉइंट है हमारा आवश्यकता। मनुष्य की कुछ इच्छाओं का वह भाग, अर्थात आवश्यकता के लिए इच्छाओं का होना आवश्यक होता है, और आवश्यकताओं का वह भाग जिसको वह प्राप्त करने के लिए अपने धन को व्यय करने की पूर्ण चेष्टा के साथ उसकी कीमत चुकाता है, वह उसकी आवश्यकता कहलाती है। आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? आवश्यकता 3 प्रकार की होती है। आवश्यक आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता, विलासतापूर्ण आवश्यकता। पहली आवश्यकता आवश्यक आवश्यकता। बच्चों, आवश्यक आवश्यकता व्यक्ति की वह आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति बिना उस वस्तु को ग्रहण किए हुए रह नहीं सकता। यह रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की आवश्यकता एक इस प्रकार की आवश्यकता है, व्यक्ति प्रत्येक चीज को छोड़ सकता है, लेकिन उसको जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए रोटी की आवश्यकता को वह पहले देखेगा। उसके बाद अगर उसके पास धन बचता है तो धन बचने के साथ ही उसने क्या प्राप्त करेगा? धन प्राप्त। उसके पास जो धन बचता है उससे वह कपड़ा ग्रहण करता है, और उसके पश्चात अगर उसके पास धन बचता है तो वह मकान की इच्छा प्राप्त करेगा। अब आवश्यक आवश्यकता मनुष्य के लिए वह आवश्यकता है जो उसके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 आवश्यकता हैं। इसमें भी आवश्यकताओं का जो तीव्रता होती है उस तीव्रता के आधार पर आवश्यकता पूरी की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि उसके पास कुछ धन है तो पहले वह रोटी की आवश्यकता पूरी करेगा, फिर कपड़े की आवश्यकता पूरी करेगा, फिर अगर धन बचता है तो मकान की आवश्यकता पूरी करेगा। इसके पश्चात वह अगर उसके पास धन बचता है बच्चों तो वह आरामदायक आवश्यकता की तरफ चलेगा, अर्थात वह रोटी में किस चीज की आवश्यकता, रोटी की आवश्यकता को पूरी करने पहले रोटी को देखेगा तो रोटी में वर्गीकरण कर देता है फिर वो कि अब उसके पास धन उपलब्ध है, तो धन उपलब्ध होने के पश्चात अब है पनीर चाहिए, 2 सब्जियां चाहिए, 1 दाल चाहिए, भात चाहिए, इस प्रकार से विभिन्न आवश्यकताओं की वह पूरी करता है। वह मकान बनाता है तो मकान के अंदर अब उसको सोफा चाहिए, कपड़ा पहनता है तो कपड़े के अंदर उसका अलग वर्गीकरण कर देता है, ये फैंसी ड्रेस चाहिए उसको, ये अन्य कपड़े उसको चाहिए होते हैं। विलासतापूर्ण आवश्यकता, जब मनुष्य के पास अत्यधिक धन होता है तो वह अपनी आरामदायक आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद विलासतापूर्ण आवश्यकता की तरफ अपना कदम बढ़ाता है, अर्थात जब वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी कर लेता है और आरामदायक आवश्यकता की भी पूर्ति कर लेता है तो वह किसकी तरफ भागता है? वह विलासतापूर्ण वस्तु की तरफ भागता है। अब मकान उसने बना लिया, मकान बनाने के बाद पंखा नहीं, अब उसको एसी चाहिए, एसी नहीं सेंट्रल एसी चाहिए, कार एसी चाहिए, कार उसको एसी चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, तो इस प्रकार से वह विलासतापूर्ण वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अपना कदम बढ़ाता है। इससे कुछ व्यक्तियों को बहुत सी आपको उपयोगिता प्राप्त होती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों को कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती। यह अलग बात है कि एक व्यक्ति के लिए एक वस्तु आरामदायक होती है, वहीं दूसरी व्यक्ति के लिए वही वस्तु विलासतापूर्ण बन जाती है। एक डॉक्टर के लिए कार का होना अत्यंत आवश्यक हो सकता है, उसके लिए आरामदायक भी हो सकता है, आवश्यकता भी हो सकती है, लेकिन एक मजदूर के लिए कार का होना विलासतापूर्ण ही कहलाएगा। बच्चों, धन अगला हमारा पास जो है वो धन से आशय है एक मनुष्य के पास मकान, संपत्ति, रोकड़, भौतिक रूप में जो संपत्ति मौजूद है उसको धन कहते हैं। अर्थात धन से आशय है, धन क्या है? धन एक संपत्ति है, धन एक भौतिक वस्तु है, धन रोकड़ है, धन हमारे पास वो सारा कुछ है जिससे व्यक्ति अपने जीवन यापन को प्राप्त करने के साथ साथ बचाता है।
पूंजी धन का वह भाग जिसे मनुष्य को लाभ कमाने की चेष्टा करता है या लाभ कमाता है उसको पूंजी कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक धन पूंजी नहीं होता, जबकि प्रत्येक पूंजी धन होता है। क्योंकि धन से हम पूंजी बनाते हैं, पूंजी से धन नहीं। तो प्रत्येक धन कैसा होता है हमारे पास? प्रत्येक धन पूंजी होता है। प्रत्येक पूंजी हमारे पास धन का वह भाग जिसे मनुष्य लाभ कमाने की चेष्टा करता है या लाभ कमाता है उसे पूंजी कहते हैं। अर्थात व्यापार में लगाए गए धन को पूंजी कहा जाता है। और सरल शब्दों में वर्तमान भाषा में इस पूंजी को विनियोग कहते हैं। उपयोगिता वस्तु के प्रयोग या उपभोग करने से किसी मनुष्य को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसको उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता प्राय अर्थशास्त्र में धनात्मक होती है। उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन उसकी दशा केवल यह है कि जब अत्यधिक मात्रा में उस वस्तु का उपभोग किया जाए तो वह ऋणात्मक होने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे एक व्यक्ति को 4 रोटी की आवश्यकता है, लेकिन 5 या 6 रोटी का सेवन कर लिया है, तो उसको 5वीं या 6ठी रोटी से प्राय कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। ऐसे उपभोग को हम ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं। तो बच्चों, उपयोगिता क्या है? उपयोगिता किसी वस्तु को उपभोग करना, किसी वस्तु का उपयोग करना, उपयोग करने के बाद उससे संतुष्टि प्राप्त करना, संतुष्टि प्राप्त करने की उस प्रवृत्ति को हम उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता 2 प्रकार की होती है। पहली उपयोगिता धनात्मक होती है और दूसरी ऋणात्मक उपयोगिता होती है। धनात्मक उपयोगिता वह उपयोगिता है जिससे व्यक्ति को धनात्मक संतुष्टि प्राप्त होती है, और उपभोग और संतुष्टि प्राप्त करने के पश्चात अगर व्यक्ति उपभोग लगातार करता चला जाता है और वह उपयोगिता उसको नुकसान देना प्रारंभ कर देती है, ऐसी उपयोगिता को हम ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता लगातार उपभोग करने पर प्रति इकाई वस्तु के उपभोग में जो अंतर आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता में पूर्ण संतुष्टि बिंदु प्राप्त करने पर एक उपभोक्ता वस्तु का उपभोग बंद कर देता है। जैसे पहली रोटी से किसी को 90 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, दूसरी रोटी से किसी को 50 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तीसरी रोटी से उसको 30 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, और चौथी रोटी से उसको इसी प्रकार से घटते हुए क्रम में उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर सीमांत उपयोगिता का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे को पहली रोटी से कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई? 90। दूसरी रोटी से कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई? 50। दोनों का अंतर कितना हो गया हमारे पास? 90 - 50 = 40। तो ये 40 सीमांत उपयोगिता होगी। इंग्लिश में बच्चों इसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और इसी प्रकार से अगले क्रम में अगर हम चलते हैं तो 50 में से 30 गया, कितना बचता है? 20। तो 20 हमारी कितनी क्या होगी? सीमांत उपयोगिता होगी। अब क्योंकि हमने आपको ये बताया कि उपयोगिता घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है, इसी प्रकार से सीमांत उपयोगिता घटते घटते जब 0 हो जाती है तो यह इसके इक्विवेलेंट चली जाती है, बराबर उसके चली जाती है। कुल उपयोगिता लगातार उपभोग करने पर मनुष्य जिस वस्तु का उपयोग करता है, उपभोग से उसको जो उपयोगिता प्राप्त होती है, उपयोगिता के कुल योग को हम क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण कहा आपको पिछले में कि एक रोटी को खाने से 90 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरी रोटी को खाने से 50 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, और तीसरी रोटी को खाने से हमारे को 30 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। तो अब ये यहाँ पर 90 + 50 + 30 = जितना भी बनता है हमारे पास, देखते हैं।
तो 90 और 50 कितना हो गया 140 और प्लस 30 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 170। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कुल उपयोगिता बढ़ते हुए क्रम में प्राप्त होती है। तो अगर हम यहाँ पर इसका हम कुल दृष्टांत अगर हम देखते हैं कि उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता हमेशा कैसे होती है, उपयोगिता घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है और सीमांत उपयोगिता अंतर के क्रम में प्राप्त होती है और कुल उपयोगिता हमेशा बढ़ते हुए क्रम में प्राप्त होती है। जब हमारे पास कुल उपयोगिता शून्य हो जाती है तो जब हमारे पास सीमांत जो उपयोगिता होती है वो शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता हमारे पास उसके बराबर हो जाती है। हमारा अगला जो अध्याय है वो है आय का। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों और अपनी मेहनत से किसी कार्य को करने के पश्चात जो अर्जन करता है उसे अर्जन को हम अर्थशास्त्र में आय कहते हैं। बच्चों हम आय किसे कहते हैं? आय हमारे पास उत्पादन के जो साधन होते हैं, जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उस प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर वो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं? वो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं बच्चों वो है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। ये 5 हमारे पास साधन हैं। इन 5 साधनों के आधार पर जब कोई उपभोक्ता या व्यक्ति अपनी तमाम मेहनत और कर्म को करने के पश्चात जो अर्जन प्राप्त करता है उसको हम आय कहते हैं। व्यापारी के लिए यह अर्जन लाभ के रूप में आय है, मजदूर के लिए यह अर्जन मजदूरी के रूप में आय है, वेतन भोगी के लिए यह अर्जन वेतन के रूप में आय है। तो इस प्रकार से बच्चों अलग अलग व्यक्तियों के लिए आय के अलग अलग स्रोत हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अर्थशास्त्र में उसको हम आय कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति ब्याज से इनकम प्राप्त कर रहा है, ब्याज से अर्जन कर रहा है तो वह भी आय होती है। कोई व्यक्ति अगर लाभ कमा रहा है तो वह भी आय होती है। एक मजदूर अगर मजदूरी करता है तो वह भी आय होती है। अगर एक वेतन भोगी पूरे दिन कार्य करता है किसी कार्यालय में तो वह भी आय होती है। और इस प्रकार से एक उद्योगपति अगर किसी वस्तु का निर्माण करके लाभ कमाता है तो वह भी आय होती है। व्यय, एक मनुष्य अपनी आय का वह भाग जो अपनी आवश्यकता, अपनी उपयोगिता को प्राप्त करने के लिए जो कीमत अदा करता है, जो कीमत प्रदान करता है, उसको हम व्यय कहते हैं। एक मनुष्य जो हमारा उपभोक्ता होता है, जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति अगर हमारे पास जो इनकम प्राप्त करता है और उस इनकम में से जो वह अपने उपभोग पर, उपयोग पर संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो कुछ खर्च करता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। एक उपभोक्ता या व्यक्ति 500 रुपए का अर्जन आय के रूप में करता है। अपनी आवश्यकता या आरामदायक आवश्यकता को पूरा करने के लिए 400 रुपए का भुगतान करता है। 400 रुपए का भुगतान यह व्यय कहलाएगा। बचत, आय का वह भाग जो एक उपभोक्ता उपयोगिता प्राप्त करने पर किए गए व्यय के पश्चात जो बचाता है उसे बचत कहते हैं। बचत 2 प्रकार की होती है, एक मौद्रिक बचत और एक उपभोक्ता की बचत। बच्चों यहाँ पर एक मौद्रिक बचत और एक उपभोक्ता की बचत। मौद्रिक बचत क्या होती है? आपने 500 रुपए कमाए, 400 रुपए आपने क्या किए? व्यय कर दिए। कितने बच गए आपके पास? 100 रुपए। तो 100 रुपए आपके पास मौद्रिक बचत कहलाएगी। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? दूसरा जो मुद्दे है हमारे पास वो है उपभोक्ता की बचत। ये वस्तु के उपभोग और वस्तु की कीमत और उससे प्राप्त उपयोगिता के अंतर को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को क्रय करने के लिए 500 रुपए व्यय करता है, लेकिन उसे उस वस्तु से 600 रुपए के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, तो ये 100 रुपए उसकी उपभोक्ता की बचत कहलाएगी।
तो दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं। एक पहला मौद्रिक बचत है और दूसरा कौन सी हमारे पास उपभोक्ता की बचत है। वस्तु, जो पदार्थ मनुष्य की किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर सके उसको हम वस्तु कहते हैं। वस्तु दो प्रकार की होती है, भौतिक वस्तुएं और अभौतिक वस्तुएं। तो वस्तु क्या है बच्चों? वस्तु जो है ऐसा कोई भी पदार्थ जो व्यक्ति की संतुष्टि को पूरा कर सके, जो उपभोक्ता को संतुष्ट कर सके, संतुष्ट करने वाले उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। वस्तु हमारे पास दो प्रकार की है, पहली भौतिक वस्तुएं और दूसरी अभौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुओं में बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है, मकान है, फर्नीचर है। इसके अलावा आपके पास जिस वस्तु को हम देख सकते हैं वो भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। और अभौतिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो केवल महसूस की जा सकती हैं, जैसे वाणिज्य में पेटेंट, वाणिज्य में ख्याति, सुनाम। ये 2-3 उदाहरण ऐसे हैं जो अभौतिक वस्तुओं में गिने जाते हैं। वस्तु और धन में अंतर। वस्तु में दुर्लभता का गुण होना आवश्यक नहीं है, जबकि धन दुर्लभ होता है। वस्तु में क्या है बच्चों? वस्तु में दुर्लभता का गुण होना आवश्यक नहीं है। वस्तु प्राय आसानी से प्राप्त हो जाती है, लेकिन धन बच्चों, धन आसानी से प्राप्त नहीं होता। धन को कमाने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए बहुत सी मेहनत हमें करनी पड़ती है, और उस मेहनत को प्राप्त करने पर जो अर्जन हमें प्राप्त होता है उसको हम धन कहते हैं। वस्तु में विनिमय साध्यता का होना आवश्यक नहीं है, जबकि धन में विनिमय साध्यता का होना आवश्यक होता है। वस्तु में हस्तांतरण का होना या न होना आवश्यक नहीं होता, जबकि धन में हस्तांतरण का होना आवश्यक होता है। तो वस्तु में हस्तांतरण का होना आवश्यक नहीं होता। वस्तु है, हस्तांतरित की जाने वाली अगर होती है तो उसको हस्तांतरित भी कर सकते हैं। अगर हस्तांतरित की जाने वाली नहीं है तो उसको हस्तांतरित नहीं कर सकते। लेकिन धन ऐसा साधन है जिसका हस्तांतरण होना बच्चों अत्यंत अनिवार्य होता है। सारांश, इच्छा और आवश्यकता के आधार दोनों के मध्य अंतर होता है। इसी प्रकार से धन और पूंजी अलग अलग है। उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता अलग अलग होते हैं। यहाँ पर इच्छा और आवश्यकता के आधार पर दोनों का अंतर, क्योंकि प्राय बच्चा को क्या होता है, बच्चा कहता है मेरी इच्छा है। बच्चा कहता क्या है? मेरी इच्छा है। अब इच्छा है, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता अगर होती है तो उसके लिए समर्पण आवश्यक होता, उसके लिए धन आवश्यक होता। इच्छाएं तो अनंत हो सकती हैं, असीमित हो सकती हैं, लेकिन आवश्यकताएं सीमित होती हैं। इसी प्रकार से हमारे पास आम जनता को यह नहीं मालूम होता कि धन और पूंजी क्या चीज है। आम जनता को जब यह मालूम नहीं धन, समस्त पूंजी धन है। कई बार क्वेश्चन आता है क्या समस्त पूंजी धन है, तो हम कहेंगे समस्त पूंजी धन, लेकिन समस्त धन पूंजी नहीं है। धन का वह भाग जो हम विनियोग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं या विनियोग कर देते हैं वही पूंजी कहलाएगी। इसी प्रकार से उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, जो हम उपभोग करने के पश्चात संतुष्टि प्राप्त करते हैं वह उपयोगिता कहलाती है। और उसके अंतर को, जो उपयोगिता का अंतर होता है उसके अंतर को जो हम प्राप्त करते हैं उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न है बच्चे। इच्छा किसे कहते हैं? बताया गया है आपको इच्छा किसे कहते हैं, बताया गया है इच्छा किसे कहते हैं। इच्छा क्या है? इच्छा वह है जो सड़क पर चलते हुए, खाली बैठे हुए या अपने कमरे में बैठे हुए किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए केवल एक ख्वाबी पुलाव पकाना शुरू कर दिया, उसके लिए ना धन है, ना आवश्यकता है, ना समर्पण है, ना खर्च करने की इच्छा है, ना हम खर्च करने में सक्षम हैं, उसको क्या कहते हैं? इच्छा कहते हैं।
इच्छाएं कितने प्रकार की होती हैं? इच्छाएं कितने प्रकार की होती हैं? इच्छाओं का कोई प्रकार नहीं होता बच्चों। इच्छाएं अनंत होती हैं, इच्छाएं असीमित होती हैं। आवश्यकताओं का प्रकार अवश्य होता है। आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? आवश्यकता 3 प्रकार की बताया गया आपको। नंबर 1 कौन सी है? आवश्यक आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और विलासतापूर्ण आवश्यकता। आवश्यकता किसे कहते हैं? जिस इच्छा का वह भाग जिस पर हम अपना धन खर्च करने के लिए समर्पित हो जाते हैं, उसको हम आवश्यकता कहते हैं। आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं? अभी ऊपर ही बताया है। आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता के अंतर को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। पदार्थ कितने प्रकार का होता है? पदार्थ 2 प्रकार। वस्तु या पदार्थ कितने प्रकार का होता है? बच्चों, वस्तु या पदार्थ 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 भौतिक, नंबर 2 अभौतिक। भौतिक के बारे में आपको बताया गया है। भौतिक क्या होता है? जिन वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं, छू सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक वस्तु कहते हैं। और जिन वस्तुओं को हमें दिखाई नहीं पड़ती, हम देख नहीं पाते, उन वस्तुओं को हम अभौतिक कहते हैं। अभौतिक के उदाहरण में हमारे पास जैसे व्यापार की ख्याति होती है, व्यापार में रहती है लेकिन व्यापार में दिखाई नहीं पड़ती। इसी प्रकार से व्यापार के अपने फॉर्मूले होते हैं, पेटेंट होते हैं, जो व्यापार में होते हुए भी व्यापार में दिखाई नहीं पड़ते। इस प्रकार से बच्चों, आपका ये जो टॉपिक शब्दावली का है, इस शब्दावली के टॉपिक में हमने बहुत सी चीजों का अध्ययन किया है और उस अध्ययन से हमने उनकी बारीकियों को सीखने का प्रयत्न किया है। और उम्मीद यह है कि आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारे धन और पूंजी में क्या अंतर होता है, उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या अंतर होता है, और इसके अलावा कुल उपयोगिता में और सीमांत उपयोगिता में क्या अंतर होता है, भौतिक वस्तु और अभौतिक वस्तु में क्या अंतर होता है। बच्चों, ये हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। फिर किसी कक्षा में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।